दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं ओपन द मैजिक रोड नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि एक फैमिली एडवेंचर मूवी है। और रेटिंग की बात की जाए तो प्राइम वीडियो ने इसे रेटिंग 5.1 की दी है 10 में से। और आई पर भी इसकी 5.7 की रेटिंग है 10 में से। और जस्ट वाच की बात की जाए तो 68% की इसकी रेटिंग हमें देखने को मिली है 100 में से। तो बेहतरीन ये मूवी है और 1 घंटा लगभग 51 मिनट इसकी लेंथ है। तो इस मूवी के बारे में बात करेंगे, पूरी जानकारी आपको बताएंगे इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजन, कास्टिंग, फैक्ट, डिटेल अपडेट के बारे में। तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। अंडर द सेम मून, स्पेनिश, ला मिस्मा लूना, 2007 की एक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन पेट्रिसिया रिगेन ने किया है। यह उनकी पहली फीचर फिल्म है जिसे लिगिया विलालोबोस ने लिखा है और इसमें केट डेल कैस्टिलो, एड्रियन अलोंसो और यूजेनियो डेरबेज ने अभिनय किया है। यह फिल्म 9 वर्षीय कार्लिटोस और उसकी मां रोसारियो की कहानी है। अपने बेटे को बेहतर जीवन देने के लिए रोसारियो अमेरिका में अवैध रूप से काम करती है, जबकि कार्लिटोस अपनी दादी के साथ मेक्सिको में रहता है। जब अप्रत्याशित घटनाएं सामने आती है, तो रोसारियो और कार्लिटोस दोनों अलग-अलग यात्राएं करते हैं, फिर से एक होने की कोशिश करते हैं। अंडर द सेम मून को आमतौर पर अनुकूल समीक्षाएं मिलीं। आलोचकों ने अमेरिकी आव्रजन बेहेस को मानवीय बनाने की फिल्म की क्षमता की प्रशंसा की, लेकिन कहा कि इसका भावनात्मक दृष्टिकोण मुद्दे की कठोर वास्तविकताओं को नरम बनाता है। सनडांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म को विशेष रूप से स्टैंडिंग ओवेशन मिला। कथानक: रोसारियो, एक अकेली माँ, अवैध रूप से यूएस मेक्सिको सीमा पार करके लॉस एंजिल्स पहुंच गई, अपने छोटे बेटे कार्लिटोस को उसके मैक्सिकन गृहनगर में उसकी बीमार दादी के पास छोड़ गईं। अपने साप्ताहिक कॉल के एक भाग के रूप में रोसारियो ने पेफोन के आसपास के क्षेत्र के बारे में विस्तार से कार्लिटोस को बताया। अपने 9वें जन्मदिन पर, जब उसकी दादी की नींद में अप्रत्याशित रूप से मृत्यु हो जाती है, तो कार्लिटोस को पता चलता है कि उसकी चाची और चाचा उसकी मां के पैसे के लिए उसे हिरासत में लेने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी मां से मिलने के लिए दृढ़ संकल्पित कार्लिटोस ने एल पासो जुआरेज से मेक्सिको जाने के लिए कोयोटो को पैसे दिए। हालांकि कोयोट की कार को पुलिस ने असंबंधित अपराधों के लिए टो कर लिया। कार्लिटोस टेक्सास के एल पासो में एक पार्किंग स्थल पर वाहन से बाहर निकलता है और अनजाने में अपना पैसा गिरा देता है। अकेले बस का टिकट खरीदने में असमर्थ कार्लिटोस एक आदमी से टिकट खरीदने के लिए कहता है। यह महसूस करते हुए कि उसने अपना पैसा खो दिया है, कार्लिटोस उस आदमी को जब्त पार्किंग स्थल तक ड्राइव करने के लिए $100 की पेशकश करता है, लेकिन वहां पहुंचने पर कार्लिटोस को पैसे नहीं मिल पाते हैं। हताशा में वह आदमी कार्लिटोस को एक दलाल को बेचने की कोशिश करता है, लेकिन एक स्थानीय महिला हस्तक्षेप करती है, कार्लिटोस को अपने साथ ले जाती है और उसे अन्य अवैध अप्रवासियों के साथ जीवन से परिचित कराती है। दोनों लिफ्ट लेकर टक्सन, एरिजोना पहुंचते हैं, जहां क्रोधित एनरिक कार्लिटोस को जाने के लिए कहता है। जब एनरिक देखता है कि कुछ लोग कार्लिटोस का बैग चुराने वाले हैं, तो वह कार्लिटोस को बचाने का फैसला करता है। कार्लिटोस किसी तरह एनरिक और अपने लिए एक रेस्टोरेंट में नौकरी पा लेता है। कार्लिटोस अपने अनुपस्थित पिता ऑस्कर एगुइलर पोंस को ढूंढता है और एनरिक की मदद से वे मिलते हैं। ऑस्कर मदद करने का वादा करता है, लेकिन अंततः कार्लिटोस को छोड़ देता है, जिससे कार्लिटोस निराश हो जाता है। एनरिक कार्लिटोस को लॉस एंजिल्स ले जाने का फैसला करता है। दोनों बस से यात्रा करते हैं और एले पहुंचते हैं। इस बीच रोजारियो आव्रजन मुद्दों के कारण एक हाउसकीपर के रूप में अपनी नौकरी खो देती है। एक पते का अनुसरण करते हुए कार्लिटोस और एनरिक ईस्ट एले में पहुंचते हैं, केवल एक पीओ बॉक्स खोजने के लिए। कार्लिटोस और एनरिक शहर में उस पेफोन की खोज करने का निर्णय लेते हैं जिससे उसकी मां कॉल करती है। एक दिन की असफल खोज के बाद दोनों एक बेंच पर आराम करते हैं, जबकि अनजाने में उसके ठीक सामने से गुजर जाते हैं। डोना कार्मेन रोसारियो को कॉल करती है, उसे बताती है कि कार्लिटोस सीमा पार कर गया है
और उसकी मां मर चुकी है। रोसारियो ग्रीन कार्ड के लिए एक अमेरिकी नागरिक से शादी करती है और वह कार्लिटोस की खोज के लिए वापस मेक्सिको जाने की योजना बनाती है। बस में चढ़ते समय वह बस स्टेशन पर बस की खिड़की से बाहर एक छोटे लड़के को पेफोन पर देखती है और उसे एहसास होता है कि कार्लिटोस जानता है कि उसे कहाँ ढूंढना है। सुबह में एनरिक और कार्लिटोस पुलिस अधिकारियों की एक जोड़ी द्वारा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। एनरिक कार्लिटोस को भाग जाने के लिए चिल्लाता है। वह भागता है, लेकिन एनरिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है। कार्लिटोस को आखिरकार पेफोन और रोसारियो मिल जाता है। वे सड़क के उस पार एक दूसरे को देखते हैं। रोसारियो अपने बेटे को चिल्लाकर कहती है कि अभी सड़क पार मत करो। क्रॉसवॉक लाइट लाल हाथ लाइट से बदलकर सफेद आकृति चलने वाली लाइट में बदल जाती है और क्रेडिट रोल हो जाता है। गालना रोसारियो रेयस के रूप में केट डेल कैस्टिलो, कार्लोस रेयस के रूप में एड्रियान अलोंसो, यूजेनियो डेरबेज एनरिक के रूप में, माया ज़पाटा एलिसिया, डोना कार्मेन के रूप में कार्मेन सेलिनास, मारिया रोजो रेना के रूप में मारियो अल्माडा पेड्रिनो, अमेरिका फेरेरा मार्था, लॉस टाइग्रेस डेल नॉर्ट स्वयं के रूप में, बेनिता रेयस के रूप में एंजेलिना पेलेज, गैब्रियल पोरस पाको के रूप में, जेसी गार्सिया डेविड के रूप में, लियोनार्डो सांचेज नवा के रूप में इग्नासियो ग्वाडालूप, बिली के रूप में पेलो हेट, अर्नेस्टो डियलेसियो ऑस्कर पोंस के रूप में, इसहाक ब्रावो चिटो के रूप में, मैनुअल के रूप में गुस्तावो सांचेज पारा, कैटालिना लोपेज जोसेफिना के रूप में, एजेंट पेट्रुल्ला फ्रोंटेरिजा के रूप में यवेटे मर्सिडीज, जैकलीन वोल्टेयर श्रीमती मैकेंजी के रूप में, डार्विन रोहनहॉर्स मोटल मालिक के रूप में, सोनिया स्मिथ श्रीमती स्नाइडर के रूप में, जॉर्ज रोजास मिस्टर स्नाइडर के रूप में। स्वागत। फिल्म को आलोचकों से आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली। रॉटन टोमाटोज पर 73% ताज़ा रेटिंग मिली, जिसकी औसत रेटिंग 6.5/10 थी। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, अगर अंडर द सेम मून अक्सर जोड़तोड़ वाली है, तो यह दिल को छूने वाली भी है और इसके प्रमुखों से मजबूत प्रदर्शन की विशेषता है। 2 मेटाक्रिटिक पर 24 आलोचकों ने फिल्म को 59/100 दिया, जिसका अर्थ है मिश्रित या औसत समीक्षाएं। 3 आलोचकों ने इसे एक गर्मजोशी भरा नाटक कहा है जो अमेरिका की मौजूदा अवैध आव्रजन बहस को मानवीय बनाता है, जबकि यह भावनात्मक रूप से अनिर्दिष्ट लोगों के पक्ष में डेक को हेर करता है। 4 कुछ आलोचकों ने कहा है कि फिल्म भावना पर बहुत अधिक निर्भर करती है और इसलिए यह कीमतीपन की मोटी परत के साथ आव्रजन के कठोर किनारों को कुंद करती है। 5 उल्लेखनीय रूप से फिल्म को संडास में खड़े होकर तालियां मिलीं। 4 होम मीडिया। अंडर द सेम मून को संयुक्त राज्य अमेरिका में 17 जून 2008 को डीवीडी पर रिलीज किया गया। उद्धरण आवश्यक। संदर्भ 2018 में रिगेन ने अपनी निर्देशन प्रतिभा को टीवी पर भी फैलाया। वह सीधे इसमें कूद पड़ी। उन्होंने जॉन क्रॉसिंस्की अभिनीत अमेजन टीवी सीरीज जैक रयान के 3 एपिसोड का निर्देशन किया। यह एक्शन पॉलिटिकल थ्रिलर टॉम क्लैसी के किरदार जैक रयान पर आधारित थी, जो एक सीआईए विश्लेषक है जो टीएफएडी, आतंक, वित्त और आर्म डिवीजन में माहिर है। रिगेन ने सीजन 1, एपिसोड 3, ब्लैक 22 इंच, एपिसोड 5, एंड ऑफ हॉरर और एपिसोड 7, द बॉय का निर्देशन किया। रिगेन ने कहा कि वह एपिसोडिक टीवी पर काम करके नई शैलियों का पता लगाने में सक्षम थीं। उसने पाया कि वह आक्रामक लड़ाई के दृश्यों की शूटिंग करने और चरित्र और प्रदर्शन की भावना पर ध्यान केंद्रित करने में बहुत सहज थी। 2021 में रिगेन डैनी स्ट्रॉन्ग के साथ उनकी हुलू मिनी सीरीज डोपेसिक में शामिल हुए। डोपेसिक में माइकल कीटन मुख्य भूमिका में है और यह किताब डोपेसिक डीलर्स, डॉक्टर्स एंड द ड्रग कंपनी दैट एडिक्टेड अमेरिका पर आधारित है, जिसे बेथ मैसी ने लिखा है।
रिगेन ने सीजन 1 एपिसोड 5 द व्हिसल ब्लोअर और एपिसोड 6 हैमर द एब्यूजर्स का निर्देशन किया। डोपेसिक को फिल्माते समय रिगेन के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड-19 महामारी के बीच शूटिंग करना था। रिगेन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि युवा लोगों को पता हो कि क्या हो रहा है और नशे की लत वाली दवाओं से जुड़े जोखिम क्या है। 19 प्रभाव, शैली और विषय। रिगेन की कई फिल्में प्रामाणिक मानवीय अनुभवों पर केंद्रित है, जो भावनाओं से भरी है और दर्शकों के दिलों को आसानी से छू लेती है। 2005 में फिल्ममेकर मैगजीन के साथ एक साक्षात्कार में, जब रिगेन निर्देशन में अपना करियर शुरू कर रही थीं, उन्होंने कहा, हालांकि मैं एक युवा फिल्म निर्माता हूं और मुझे अभी तक नहीं पता कि मेरी शैली क्या है, अगर मुझे एक ऐसी बात कहनी है जिसमें मेरी दिलचस्पी है, तो वह है दर्शकों को एक यात्रा पर ले जाना और उन्हें चीजें महसूस कराना। 20 रिगेन की फिल्में ठीक यही करने में सफल होती है। अंडर द सेम मून एक ऐसी फिल्म है जो मेक्सिको से अमेरिका में प्रवास करने वाले कई परिवारों के अलगाव की वास्तविकता को दर्शाती है। फिल्म को कार्लिटोस नाम के एक युवा लड़के की नज़र से बताया गया है, जो लॉस एंजिल्स में नौकरानी के रूप में काम कर रही अपनी मां की तलाश में यूएस मेक्सिको सीमा पार करता है। पहले कुछ मिनटों में फिल्म आपके दिल को पकड़ लेती है और उसे निचोड़ लेती है। तथ्य यह है कि फिल्म को इतने संवेदनशील स्पर्श के साथ तैयार किया गया है कि दर्शकों को आश्वस्त करना चाहिए कि जैसे जैसे यह अपने बेहद मनोरंजक चरमोत्कर्ष की ओर बढ़ रही है, उनके दिल भी अच्छे हाथों में है। 21 फिल्म मिरेकल्स फ्रॉम हेवन में हमें एक बार फिर दिल दहला देने वाली कहानी मिलती है, जो अंत में हमारे मानवीय अनुभव की सुंदरता में हमारा विश्वास बहाल करती है। एक बार फिर एक बच्चे की नज़र से बताई गई यह फिल्म 10 साल की टेक्सन लड़की के चमत्कारी उपचार की सच्ची कहानी पर आधारित है। लॉस एंजिल्स टाइम्स ने कहा कि यह फिल्म उस दर्शक वर्ग से परे पहुंचती है और रोजमर्रा की जिंदगी में मौजूद ज्यादा मानवीय चमत्कारों की पुष्टि करती है, अगर आप उन्हें देखना चाहें। 22 द 33 एक दर्दनाक ड्रामा है जो 2010 में चिली के खनन पतन की सच्ची कहानी पर आधारित है, जिसमें 33 चिली के खनिक 69 दिनों तक भूमिगत फंसे रहे। एम्स्टर्डम न्यूज ने कहा, यह उन आम लोगों की कहानी है जो अविश्वसनीय गहराई पर फंसे लोगों को बचाने के लिए अविश्वसनीय ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। अच्छी तरह से लिखी गई पटकथा को पेट्रिसिया रिगेन ने कुशलतापूर्वक निर्देशित किया है। द 33 बिना किसी प्रयास के भी आपके दिल को छू लेगी। 23 मीडिया में महिला सक्रियता। रिगेन सार्वजनिक रूप से फिल्म में महिलाओं को पुरुष प्रधान फिल्म उद्योग में अपना स्थान पाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। बैकस्टेज पत्रिका के साथ एक साक्षात्कार में रिगेन को यह कहते हुए उद्धृत किया गया है, हम वहां होने के लायक है। अब उन सभी क्षेत्रों में प्रवेश करने का समय है, विशेष रूप से निर्देशन के क्षेत्र में। इससे सभी को लाभ होता है। नेतृत्व की भूमिकाओं में अधिक महिलाएं हर जगह महिलाओं के लिए अधिक नौकरियां पैदा करती है, और रंग के लोगों के लिए भी। अगर हमारे पास नेतृत्व की भूमिका में एक रंग का व्यक्ति है, तो अचानक कई और लोग अवसर प्राप्त करते हैं। हमें बहिष्कार को रोकने की आवश्यकता है। 24 रिगेन गर्व से लथिनाइकुल्पे आंदोलन का समर्थन करती है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी वकालत के बारे में पोस्ट किया है। लैटिनास को दंडित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि नियोक्ता हमारी प्रतिभा, क्षमता और संभावनाओं को पहचानने और उन्हें मुआवजा देने में विफल रहते हैं। हमारे 40 साल के करियर के दौरान 1.1+ मिलियन से वंचित होना सिर्फ हमें ही दुख नहीं पहुंचाता है, यह हमारे परिवारों, हमारी अर्थव्यवस्था और हमारे पूरे देश को नुकसान पहुंचाता है। हम डिमांड मोर। 25 व्यक्तिगत जीवन। रिगेन वर्तमान में लॉस एंजिल्स में रहती है। 6 उनकी शादी सिनेमेटोग्राफर चेको वारेस से हुई है, जिनसे उनकी एक बेटी है। 26 वारेस ने अंडर द सेम मून के बाद से रिगेन की सभी निर्देशित फिल्मों के लिए सिनेमेटोग्राफर के रूप में काम किया है। पेट्रिसिया रिगेन
जन्म 2 जून 1970, एक मैक्सिकन फिल्म निर्देशक है। उन्हें 2007 की फिल्म अंडर द सेम मून और 2011 की डिज्नी चैनल की मूल फिल्म लेमोनेड माउथ के निर्देशन के लिए जाना जाता है। प्रारंभिक जीवन और कैरियर की शुरुआत। रिगेन का जन्म ग्वाडालाजारा, जलिस्को में हुआ था। अपने देश में रहते हुए उन्होंने पत्रकारिता और वृत्तचित्रों के लिए लेखन में अनुभव प्राप्त किया। रिगेन ने ITESO, इंस्टीट्यूटो टेक्नोलॉजिको वाई डी एस्टूडियोस सुपीरियोरेस डी ऑक्सीडेंट, यूनिवर्सिडाड जेसुइटा डी ग्वाडालाजारा से संचार विज्ञान में डिग्री प्राप्त की। उनके थीसिस कार्य का शीर्षक महिला निर्देशक था और उन्हें उस समय मैक्सिको में 4 महत्वपूर्ण महिला फिल्म निर्देशकों का साक्षात्कार करने की अनुमति मिली। रिगेन के पास कई नौकरियां थीं और अपने शुरुआती 20 के दशक में उन्होंने अपने स्थानीय ग्वाडालाजारा अखबार के लिए एक लेखक के रूप में काम किया, निर्माता बर्था नवारो के लिए काम किया और गुइलेर्मेओ डेल टोरो वृत्तचित्र के लिए मृत्यु उद्योग पर शोध एकत्र किया। वह न्यूयॉर्क शहर चली गईं, जहां उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से निर्देशन और पटकथा लेखन में मास्टर डिग्री प्राप्त की। रिगेन ने कहा, मुझे अपने सभी अभ्यास लिखने और निर्देशित करने थे और अंग्रेजी मेरी पहली भाषा नहीं है, इसलिए मैंने ये सभी छोटी फिल्में लिखना शुरू कर दिया जिनमें कोई संवाद नहीं था। कोलंबिया में पढ़ाई के दौरान उन्होंने 2 लघु फिल्में द कॉर्नफील्ड 2002 और फैमिली पोर्ट्रेट 2004, एक वृत्तचित्र का निर्देशन किया। पूर्व फिल्म ने कई फिल्म समारोह पुरस्कार जीते। फैमिली पोर्ट्रेट ने शॉर्ट फिल्म मेकिंग में सनडांस फिल्म फेस्टिवल जूरी पुरस्कार जीता। रिगेन ने फिल्म लेखन और निर्माण में अपना रास्ता खोज लिया, हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वह एक निर्देशक के रूप में काम करेंगी। उन्होंने एक निर्देशक के रूप में करियर बनाने की संभावनाओं की तुलना एक अंतरिक्ष यात्री के रूप में करियर बनाने की संभावनाओं से की, जो कि न के बराबर है। 5 निर्माण से नाखुश, रिगेन लेखन में अपना करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क चली गईं। अभ्यास का निर्देशन करने के बाद उन्होंने खुद को निर्देशक के रूप में पाया। 5 निर्देशन कैरियर। 2007 में अंडर द सेम मून रिगेन की पहली प्रमुख फिल्म रिलीज हुई, जिसमें केट डेल कैस्टिलो और अमेरिका फेरेरा ने अभिनय किया। रिगेन ने अंडर द सेम मून के निर्माण के लिए लेखक और निर्माता लिगिया विलाबोबोस के साथ भागीदारी की। रिगेन और विलाबोबोस दोनों मैक्सिकन में जन्मे हैं, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थानांतरित हो गए और अपने करियर को अपनाने में कई साल लगने के बाद वे अपने द्वारा निर्मित काम के प्रति बेहद भावुक हो गए। द्विराष्ट्रीय फिल्म अंडर द सेम मून के लिए फंडिंग, जिसे रिगेन द्वारा स्वतंत्र रूप से निर्देशित करने का निर्णय लेने से पहले एक अमेरिकी स्टूडियो में शुरू किया गया था, मैक्सिकन सरकार और अमेरिकी फाइनेंसरों दोनों से फंडिंग के माध्यम से किया गया था। फिल्म को 2007 में सनडांस फिल्म फेस्टिवल में बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। इसके अतिरिक्त फिल्म ने 2008 ALMA आउटस्टैंडिंग स्पेनिश लैंग्वेज मोशन पिक्चर पुरस्कार जीता, साथ ही 2008 के सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ फिल्म इमेजन फाउंडेशन पुरस्कार भी जीते। 2010 में उन्हें 2011 की डिज्नी चैनल की मूल फिल्म लेमोनेड माउथ का निर्देशन करने के लिए चुना गया था। फिल्म को अपने प्रीमियर की रात 7 मिलियन से अधिक बार देखा गया और इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इस फिल्म पर रिगेन के काम को बच्चों के कार्यक्रमों में उत्कृष्ट निर्देशकीय उपलब्धि के लिए डायरेक्टर्स गिल्ड ऑफ अमेरिका अवार्ड्स श्रेणी के लिए नामांकित किया गया था। 10 उन्होंने फीचर फिल्मों का निर्देशन जारी रखा है। उनकी अगली 2 फिल्में हैं रेवोल्यूशन 2010 और गर्ल इन प्रोग्रेस, मूल रूप से अनसीडेड शीर्षक। 11 जिसमें ईवा मेंडेस और पेट्रिसिया अर्क्वेट ने अभिनय किया है। यह फिल्म 2012 में रिलीज हुई थी। रिगेन का मानना था कि गर्ल इन प्रोग्रेस एक क्रॉसओवर फिल्म हो सकती है, जो एक ऐसी कहानी के रूप में कई दर्शकों को आकर्षित कर सकती है, जिसमें एक महिला लीड है जो कि लैटिना लीड में है, लेकिन बाद में पता चला
कि इसे विशेष रूप से हिस्पैनिक दर्शकों के लिए विपणन किया जाएगा। 3. उन्होंने इस दर्शक वर्ग के साथ काम किया और उन अभिनेत्रियों को कास्ट किया जिनके अपने प्रशंसक थे, जिनमें एस्पिनोजा पाज भी शामिल थी। 3. रिगेन की अगली फिल्म द 33 थी, जो 2010 के कोपियापो खनन दुर्घटना पर आधारित फिल्म थी। 12. फिल्म को सबसे पहले अगस्त 2015 में चिली में रिलीज किया गया था, जो खदान ढहने की 5वीं वर्षगांठ के साथ मेल खाता था। इसके बाद इसे नवंबर 2015 में अमेरिका और बाकी दुनिया के सिनेमाघरों में जाने से पहले पूरे लैटिन अमेरिका में रिलीज किया गया। 13. 14. जब 2010 में द 33 को निर्देशित करने के लिए उनसे संपर्क किया गया, तो रिगेन ने अपनी संतुष्टि को याद करते हुए कहा कि एक महिला इस तरह के मर्दाना विषय वाली फिल्म का निर्देशन करेगी। 15. द 33 को चिली के अटाकामा रेगिस्तान में और साथ ही कोलंबिया की 2 खदानों में शूट किया गया था। 16. सप्ताह में 6 दिन 14 घंटे के लिए 35 दिनों में असली नमक की खदानों में फिल्माया गया। रिगेन का लक्ष्य कलाकारों और चालक दल को यह समझाना था कि खनिक होना कैसा होता है। 15. 2016 में उन्होंने जेनिफर गार्नर, क्वीन लतीफा और यूजेनियो डेरबेज के साथ मिरेकल्स फ्रॉम हेवन नामक फिल्म पूरी की, जो इसी शीर्षक की किताब पर आधारित एक ईसाई समकालीन कहानी है, जिसमें टेक्सास की एक युवा लड़की की बीमारी और चमत्कारिक रूप से ठीक होने की कहानी है। मिरेकल्स फ्रॉम हेवन के निर्देशक के रूप में रिगेन 12 वर्षों 2016 तक में एकमात्र लैटिन महिला निर्देशक है जिनकी फिल्म शीर्ष 100 वार्षिक बॉक्स ऑफिस फिल्मों में शामिल हुई है। 17. लिगिया विलालोबोस एक मैक्सिकन अमेरिकी टेलीविजन लेखिका और निर्माता है। उन्हें निक जूनियर शो गो डिएगो गो एक के लिए मुख्य लेखिका के रूप में उनके काम के लिए जाना जाता है। साथ ही सनडांस फिल्म अंडर द सेम मून के निर्माण और लेखन के लिए भी जाना जाता है। 2. प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। लिगिया विलालोबोस का जन्म एफ्रेन विलालोबोस और ओलिविया रोजास के घर चिहुआहुआ, मेक्सिको में हुआ था और उनका पालनपोषण मेक्सिको सिटी में हुआ। वह 11 साल की उम्र में संयुक्त राज्य अमेरिका चली गईं। 3. उन्होंने सितंबर 2013 में एंटियोक विश्वविद्यालय से रचनात्मक लेखन में कला स्नातक की उपाधि प्राप्त की और मई 2016 में उसी संस्थान से रचनात्मक लेखन में ललित कला में स्नातकोत्तर की उपाधि भी प्राप्त की। लिगिया ने 4 साल तक ब्रिघम यंग विश्वविद्यालय में भी अध्ययन किया। 4. आजीविका। विलालोबोस ने कई फिल्में और टीवी शो बनाए हैं। उनकी सबसे उल्लेखनीय कृतियों में अंडर द सेम मून, गो डिएगो गो और एड शामिल है। एक बेहतर स्रोत की आवश्यकता है। उन्होंने एनबीसी, एबीसी फैमिली चैनल, एफएक्स, शोटाइम, बीईटी और एचबीओ सहित कई स्टूडियो और नेटवर्क के लिए प्रोजेक्ट विकसित किए हैं। विलालोबोस ने प्लेन्स और कोको फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन श्रृंखला नीना की दुनिया पर भी सलाह दी। वह वॉल्ट डिज्नी कंपनी में एक स्टूडियो कार्यकारी थीं, जहां उन्होंने 5 वर्षों तक लैटिन अमेरिका में सभी टेलीविजन प्रोडक्शन की देखरेख की। यहाँ उन्होंने 8 बच्चों के शो लॉन्च किए और 1 साल के लिए राइटिंग फेलोशिप प्रोग्राम और डायरेक्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम की देखरेख की। वार्नर ब्रदर्स टीवी नेटवर्क में विलालोबोस ने करंट प्रोग्रामिंग एग्जीक्यूटिव के रूप में काम किया, जहां उन्होंने 6 प्राइम टाइम शो की देखरेख की। 2. उन्होंने एनबीसी टेलीविजन सीरीज लोटेरिया के लिए पायलट भी लिखा। 5 स्टारज के लिए द डर्टी गर्ल्स सोशल क्लब नामक पुस्तक पर आधारित एक पायलट। 6 और चिटो एंड द लैंड ऑफ एक्सो नामक एक एनिमेटेड फीचर फिल्म। 7. 2012 में विलालोबोस ने फिल्म फायरलाइट लिखी। 8. उन्होंने लाइफटाइम टीवी फिल्म द रियल एमवीपी 2016 का सहलेखन भी किया, जिसका निर्माण क्वीन लतीफा और शेल्बी स्टोन ने किया था। 1. लिगिया राइटर्स गिल्ड फाउंडेशन और नेशनल हिस्पैनिक मीडिया गठबंधन के बोर्ड में रहे हैं। उद्धरण आवश्यक। उसी चांद के नीचे। इसके लेखक और कार्यकारी निर्माता के रूप में अंडर द सेम मून को विलालोबोस का सबसे प्रसिद्ध काम माना जाता है।
यह फिल्म 2007 के सनडांस फिल्म फेस्टिवल में आधिकारिक चयन थी और सनडांस के इतिहास में सबसे अधिक बिकने वाली स्पेनिश भाषा की फिल्म बन गई। 2. उन्होंने मूल रूप से फिल्म को इसके निर्माण से 7 साल पहले लिखा था क्योंकि वह निर्माता से लेखक के रूप में अपना करियर बदलना चाहती थीं। मेक्सिको से खुद एक बाल प्रवासी के रूप में लिगिया एक और सीमा पार करने की कहानी नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि माता-पिता के इस देश में रहने के परिणामस्वरूप बच्चों के विस्थापन के बारे में कहानी बनाना चाहती थी। वह बच्चों के परित्याग पर ध्यान केंद्रित करना चाहती थी, एक ऐसा विषय जो उसके माता-पिता के तलाक के कारण उसके अपने बचपन में गूंजता था। 8. फिल्म के निर्माण में जाने से पहले विलालोबोस को मूल निर्माताओं से इसके अधिकार फिर से खरीदने पड़े क्योंकि उनकी स्क्रिप्ट 5 साल से उनके पास थी। 2 प्रोडक्शन कंपनियों के साथ संघर्ष करने के बाद इस फिल्म की टीम ने इसे एक स्वतंत्र फिल्म बनाने का फैसला किया और 1 महीने के भीतर आवश्यक धन जुटा लिया। सनडांस में आने के बाद फिल्म $5 मिलियन में बिकी। 8. पुरस्कार। उन्होंने 2013 में ह्यूमैनिटास पुरस्कार जीता। 9. 2011 में डेल कैस्टिलो ने स्पेनिश लेखक आर्टुरो पेरेज रेवरटे के इसी नाम के एक उपन्यास पर आधारित टेलीमुंडो टेलीनोवेला ला रीना डेल सुर में टेरेसा ला मेक्सिकाना मेंडोजा के रूप में अभिनय किया, एक भूमिका जिसने लैटिन अमेरिका में उनकी प्रसिद्धि को आसमान छू लिया। $10 मिलियन के बजट के साथ यह टेलीमुंडो द्वारा निर्मित अब तक का दूसरा सबसे महंगा टेलीनोवेला है। 10. बाद में श्रृंखला को दूसरे सीजन के लिए नवीनीकृत किया गया, जिसका प्रीमियर 2019 में हुआ। 11. डेल कैस्टिलो ने 2015 में ड्यूनोस डेल पराइसो में अभिनय करते हुए टेलीमुंडो के साथ अपना सहयोग जारी रखा। टेलीनोवेला 1970 के दशक में मियामी के ड्रग व्यापार से प्रेरित है। 1-2-2015 में उन्होंने CW कॉमेडी सीरीज जेन द वर्जिन में रोजेलियो डे ला वेगा की पूर्व पत्नी के रूप में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 13. 20 नवंबर 2015 को डेल कैस्टिलो ने विवांको परिवार के साथ मिलकर ऑनर डेल कैस्टिलो नाम से टकीला का एक नया ब्रांड लॉन्च किया। वह ब्रांड की प्रवक्ता के रूप में काम करती है। डेल कैस्टिलो लोरियल और फोर्ड के विज्ञापन अभियानों में भी दिखाई दी है। 14. 2012 में डेल कैस्टिलो ने मैक्सिकन फिल्म कोलोसियो एल एसिसिनाटो में अभिनय किया, जो मैक्सिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार लुइस डोनाल्डो कोलोसियो की हत्या के इर्द-गिर्द केंद्रित है। अगले वर्ष उन्होंने अमेरिकी जेल ड्रामा फिल्म के 11 में अभिनय किया। बाद के वर्षों में डेल कैस्टिलो कई अमेरिकी फिल्मों में दिखाई दिए, जिसमें 2014 की थ्रिलर नो गुड डीड में इद्रीस एल्बा की पूर्व पत्नी की भूमिका, आपदास्तित्व नाटक द 33 में एंटोनियो बैंडेरस की पत्नी, ऑल अबाउट नीना 2018, एल चिकनो 2019 और बैड बॉयज फॉर लाइफ 2020 शामिल है। 15. 2017 में वह नेटफ्लिक्स की राजनीतिक थ्रिलर सीरीज इंगोबर्नेबल में मैक्सिको की काल्पनिक प्रथम महिला एमिलिया उर्किजा की भूमिका निभाने गईं। 16. दूसरे सीजन का प्रीमियर 2018 में हुआ। 2019 में डेल कैस्टिलो ने इसहाक गोमेज के नाटक द वे शी स्पोक के ऑडिबल थिएटर प्रोडक्शन में अपना ऑफ ब्रॉडवे डेब्यू किया। 17. इस प्रदर्शन ने उन्हें ड्रामा डेस्क, ड्रामा लीग और एक नाटक में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेत्री के लिए ल्यूसिल लॉर्टेल पुरस्कार दिलाया, जिससे वह न्यूयॉर्क में 3 थिएटर पुरस्कारों के लिए नामांकित होने वाली पहली मैक्सिकन अभिनेत्री बन गईं। 18. 2022 में डेल कैस्टिलो ने पीकॉक कॉमेडी ड्रामा सीरीज टिल जेल डू अस्पार्ट में अभिनय किया। 19. वह वोल्वर ए केयर में अभिनय और निर्माण करने के लिए तैयार है, जो 6 भाग की लघु श्रृंखला है जो लियो टॉल्स्टॉय की अन्ना करेनिना पर स्पेनिश में एक आधुनिक रूप है। 20. 2024 में वह फॉक्स श्रृंखला द क्लीनिंग लेडी के कलाकारों में शामिल हुई। 21. 2024 में डेल कैस्टिलो को मिनी सीरीज चावेला में मैक्सिकन गायिका चावेला वर्गास के रूप में लिया गया था। 22. उन्हें नेटफ्लिक्स के लिए
कॉमेडी फिल्म द बिगेस्ट फैन में भी बदनाम अभिनेत्री लाना क्रूज की भूमिका निभाते हुए लिया गया था। 23 व्यक्तिगत जीवन। डेल कैस्टिलो के पहले ज्ञात रोमांटिक संबंधों में से एक एमिलियो अजकारागा जीन के साथ था, जो मीडिया मुगल एमिलियो अजकारागा मिल्मो के बेटे हैं और अब लैटिन अमेरिका की सबसे बड़ी मास मीडिया कंपनी टेलीविसा ग्रुप के सीईओ है। 3 फरवरी 2001 को उन्होंने फुटबॉल खिलाड़ी लुइस गार्सिया से शादी की। 1 सितंबर 2004 को विवाह भंग हो गया। अगस्त 2009 में डेल कैस्टिलो ने लास वेगास समारोह में आरोन डियाज से शादी की। 26 जुलाई 2011 को यह घोषणा की गई कि केट और डियाज अलग हो रहे हैं। डेल कैस्टिलो 2015 से 2016 तक कुछ समय के लिए शॉन पेन के साथ रोमांटिक रूप से जुड़े थे। 25 मीडिया में अक्सर यह दावा किया जाता रहा है कि डेल कैस्टिलो का जोआक्विन एल चैपो गुजमैन के साथ रोमांटिक संबंध था, लेकिन अभिनेत्री ने इन आरोपों का जोरदार खंडन किया है। उद्धरण वांछित। 22 अगस्त 2005 को लैप ने रिपोर्ट किया कि लॉस एंजिल्स में डेल कैस्टिलो के नए घर में चोरों ने सेंध लगाई थी, जिन्होंने अभिनेत्री से कुछ गहने चुरा लिए थे। डेल कैस्टिलो लॉस एंजिल्स में बॉर्डर टाउन की शूटिंग कर रहे थे, जो कि सियुदाद जुआरेज में महिला हत्याओं के बारे में एक फिल्म थी, जब चोरी हुई। विभिन्न कारणों के लिए एक लगातार कार्यकर्ता, उसने 2012 के पेटा विज्ञापन अभियान में पालतू जानवरों के मालिकों को अपने कुत्तों और बिल्लियों को घर के अंदर रखकर कड़ी सुरक्षा करने के लिए प्रोत्साहित किया। 26 वह सितंबर 2015 में संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिक बन गई और लॉस एंजिल्स में रहती है। 27 केट डेल कैस्टिलो नेग्रे ट्रिलो, स्पेनिश उच्चारण केईजेडी डेल केएसटीआईओ एनईटीईटीआईओ, जन्म 23 अक्टूबर 1972, एक मैक्सिकन अमेरिकी अभिनेत्री है। 19 साल की उम्र में डेल कैस्टिलो 1991 में टेलीविसा के लिए टेलीनोवेला मुचाचिटास में अपनी मुख्य भूमिका के लिए जाने गए। इसके बाद उन्होंने लैटिन अमेरिका में फिल्म और टेलीविजन में अपना करियर जारी रखा। टेलीनोवेलस में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं, जिनमें अल्गुना वेज टेंड्रेमोस अलास 1997, ला मेंटिरा 1998, रमोना 2000 और बाजो ला मिस्मा पाइल 2003-04 शामिल है। 2011 में डेल कैस्टिलो ने टेलीमुंडो सीरीज ला रीना डेल सुर में मुख्य भूमिका निभाने के लिए दुनिया भर में पहचान हासिल की। 2017 में वह नेटफ्लिक्स की राजनीतिक ड्रामा सीरीज इनगोबर्नेबल में मेक्सिको की फर्स्ट लेडी एमिलिया उर्किजा की भूमिका निभाने गईं। तब से डेल कैस्टिलो ने पीकॉक कॉमेडी ड्रामा सीरीज टिल जेल डू अस्पार्ट 2022 और फॉक्स क्राइम ड्रामा सीरीज द क्लीनिंग लेडी 2024 में अभिनय किया। डेल कैस्टिलो ने 2007 की ड्रामा फिल्म अंडर द सेम मून में मुख्य भूमिका निभाते हुए हॉलीवुड में अपनी शुरुआत की और बाद में नो गुड डीड 2014, द 33 2015, एल चिकानो 2019 और बैड बॉयज फॉर लाइफ 2020 फिल्मों में सहायक भूमिकाओं में दिखाई दी। प्रारंभिक जीवन। जीवित व्यक्ति की इस जीवनी को सत्यापन के लिए अतिरिक्त उद्धरणों की आवश्यकता है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित व्यक्तियों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे लेख और उसके वार्ता पृष्ठ से तुरंत हटा दिया जाना चाहिए, खासकर यदि संभावित रूप से मानहानिकारक हो। स्रोत खोजें। केट डेल कैस्टिलो, समाचार, समाचार पत्र, पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। मई 2023। जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। डेल कैस्टिलो का जन्म मेक्सिको सिटी, मेक्सिको में हुआ था। वह केट ट्रिलो ग्राहम और एरिक डेल कैस्टिलो की बेटी है, जो मैक्सिकन सिनेमा के दिग्गज और खुद एक सोप ओपेरा अभिनेता है। डेल कैस्टिलो के 2 भाई-बहन हैं, एक बहन, पत्रकार वेरोनिका डेल कैस्टिलो, 3 और एक सौतेला भाई, पोंसियानो, जो उसके पिता की ओर से है। आजीविका। शुरुआती काम। 2012 इमेजेन अवार्ड्स में डेल कैस्टिलो ने 1978 में अपने अभिनय की शुरुआत की जब उन्होंने द लास्ट
एस्केप नामक एक फिल्म में भाग लिया। वह 1991 में तब प्रसिद्ध हुई जब उन्होंने मुचाचिटास में लेटिसिया के रूप में अभिनय किया, जो कई लैटिन अमेरिकी देशों में प्रसारित होने वाला एक टेलीनोवेला था। अगले वर्ष वह मागिका जुवेंटुड में अभिनय करने चली गईं। 1990 के दशक में उनकी अन्य प्रमुख भूमिकाएं अजुल 1996, लंबे समय से चल रही अल्गुना वेज टेंडरमोस अलास 1997 और ला मेंटिरा में थी। 1995 में वह रिकी मार्टिन के संगीत वीडियो फ्यूगो डे नोचे नीवे डे डिया में दिखाई दी। उद्धरण की आवश्यकता। 2000 के दशक की शुरुआत में डेल कैस्टिलो ने टेलीनोवेलस रमोना 2000, एल डेरेचो डी नासर 2001 और बाजो ला मिस्मा पीएल 2003 से 2004 में प्रमुख भूमिकाएं निभाईं। 2003 में उन्होंने एडवर्ड जेम्स ओल्मोस और सोनिया ब्रागा अभिनीत पीबीएस ड्रामा श्रृंखला अमेरिकन फैमिली में एक आवर्ती भूमिका निभाते हुए अपना अमेरिकी टेलीविजन डेब्यू किया। 2009 में उन्होंने मैक्सिकन राजनीति की एक शक्तिशाली महिला पिलर जुआजो की भूमिका निभाते हुए शोटाइम डार्क कॉमेडी ड्रामा वीड्स में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी। 2002 और 2003 में उन्होंने अर्जेंटीना के अभिनेता शाउल लिसाजो के साथ कार्टास डी अमोर, लव लेटर्स नाटक के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय दौरे की शुरुआत की। 2005 में 2007 में उन्होंने पेट्रिसिया रिगेन द्वारा निर्देशित ड्रामा फिल्म अंडर द सेम मून में अभिनय किया। फिल्म ने $1.7 मिलियन के बजट के मुकाबले $23.3 मिलियन की कमाई की। 5 उन्होंने कई स्वतंत्र फिल्मों में भी अभिनय किया, जिनमें द ब्लैक पिम्परनेल 2007 और टिल्डा स्विंटन के साथ जूलिया शामिल है। 6 नवंबर 2007 में डेल कैस्टिलो को स्टार्स ऑफ द ईयर में से एक नामित किया गया था और 2011 में पीपल एन एस्पानोल पत्रिका द्वारा 25 सबसे प्रभावशाली महिलाओं और 50 सबसे खूबसूरत में से एक नामित किया गया था। 7-8 2009 में डेल कैस्टिलो को मैक्सिकन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स के लिए राजदूत नियुक्त किया गया था और अगले वर्ष उन्होंने जागरूकता बढ़ाने और मानव तस्करी से लड़ने के लिए ब्लू हार्ट अभियान शुरू करने में मदद की। 9-2011 वर्तमान एल चापो के साथ संबंध। 9 जनवरी 2012 को डेल कैस्टिलो ने ट्विटर पर ट्वेक्सट्रा का उपयोग करके मेक्सिको में सामाजिक मुद्दों पर चर्चा करते हुए एक निबंध सार्वजनिक रूप से पोस्ट किया। 28 जिसमें सिनालोआ कार्टेल के कुख्यात प्रमुख जोआकिन एल चैपो गुजमैन के प्रति विवादास्पद बयान शामिल थे। निबंध में श्री गुजमैन से प्यार से, अच्छी चीजों से पेश आने और प्यार में व्यापार शुरू करने के अनुरोध शामिल थे। निबंध के सबसे विवादास्पद हिस्से में कहा गया है, आज मैं चैपो गुजमैन पर अधिक विश्वास करता हूं, न कि उस सरकार पर जो मुझसे दर्दनाक सच्चाई छिपाती है, जो अपने फायदे और धन के लिए कैंसर, एड्स आदि का इलाज छिपाती है। 29, 30, 31, 32, 33, 34 अत्यधिक उद्धरण। डेल कैस्टिलो 2017 में डेल कैस्टिलो को पता नहीं था कि गुजमैन लंबे समय से उसका प्रशंसक था और उसके लिए उसके मन में रोमांटिक भावनाएं थीं। अधिकारियों को गुजमैन की शुरुआती गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षित घर में ला रीना डेल सुर की डीवीडी मिली। 35 डेल कैस्टिलो को गुजमैन के वकील ने 2014 में गुजमैन के बारे में एक जीवनी फिल्म बनाने पर चर्चा करने के लिए संपर्क किया था। 36 बैठकों के परिणामस्वरूप उसने उसके जीवन के अधिकार प्राप्त कर लिए और अनजाने में उसे साइसेन निगरानी में रखा गया। जुलाई 2015 में गुजमैन के जेल से भागने के बाद संचार बढ़ गया। 36 उसे गुजमैन से एक सेल फोन और कोड नाम हरमोसा और दामा मिले। 37 उन्होंने अक्टूबर 2015 में अमेरिकी अभिनेता शॉन पेन और गुजमैन के बीच एक साक्षात्कार की मध्यस्थता की। मैक्सिकन मरीन द्वारा उन्हें वापस पकड़ने से कुछ समय पहले डेल कैस्टिलो ने नेटफ्लिक्स के लिए अपनी डॉक्यूमेंट्री में दावा किया है कि उन्हें नहीं पता था कि पेन बैठक के दौरान ड्रग लॉर्ड का साक्षात्कार करना चाहते थे। 38 साइसेन ने बाद में गुजमैन के वकील के साथ
बैठकों में डेल कैस्टिलो की तस्वीरें और अभिनेत्री और पेन के मेक्सिको आगमन की तस्वीरें जारी की। परिणाम: शॉन पेन और डेल कैस्टिलो की कार्रवाइयां मेक्सिको के अटॉर्नी जनरल द्वारा जांच के दायरे में है। 37 उन्हें 18 जनवरी 2016 को सम्मन भेजा गया था और लॉस एंजिल्स में मैक्सिकन वाणिज्य दूतावास में सरकारी अभियोजक के सामने गवाही देनी थी। 39 डेल कैस्टिलो मूल रूप से गुज़मैन और उनके टकीला ब्रांड ऑनर डेल कैस्टिलो के बारे में योजनाबद्ध फिल्म के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के दायरे में थे। 40 जांच को 2017 में निलंबित कर दिया गया था क्योंकि ऐसा कोई सबूत नहीं था जो साबित करता हो कि गुज़मैन ने कभी डेल कैस्टिलो को कोई पैसा दिया था। उद्धरण की आवश्यकता: 5 फरवरी 2016 को एक मैक्सिकन जज ने जोआक्विन गुज़मैन के साथ उसके संबंधों की संघीय जांच से संबंधित किसी भी गिरफ्तारी के खिलाफ निषेधाज्ञा के लिए डेल कैस्टिलो की याचिका को मंजूरी दे दी। मैक्सिकन अटॉर्नी जनरल ने डेल कैस्टिलो पर हिरासत और पूछताछ का आदेश जारी किया। हालांकि यह तभी प्रभावी होगा जब डेल कैस्टिलो मैक्सिकन धरती पर कदम रखेगी। यह आदेश तब जारी किया गया जब उसने मैक्सिकन अभियोजकों के सामने स्वेच्छा से पेश होने के अनुरोध पर ध्यान नहीं दिया। 41 केट डेल कैस्टिलो दिसंबर 2018 तक मैक्सिको नहीं लौटीं और इसलिए निषेधाज्ञा जारी होने के बाद से 42 2016 और 2017 में उनकी यात्रा पर प्रतिबंधों को समायोजित करने के लिए इंगोबर्नेबल के फिल्मांकन स्थानों को सैन डिएगो में बदल दिया गया था। उद्धरण आवश्यक: द डे आई मेट एल चैपो द केट डेल कैस्टिलो स्टोरी का प्रीमियर 2017 में नेटफ्लिक्स पर हुआ, जो डेल कैस्टिलो के एल चैपो के साथ संचार के आसपास की घटनाओं पर आधारित है। 43 फिल्मोग्राफी: जीवित व्यक्ति की जीवनी के इस खंड में कोई संदर्भ या स्रोत शामिल नहीं है। कृपया विश्वसनीय स्रोत जोड़कर मदद करें। जीवित लोगों के बारे में विवादास्पद सामग्री जो स्रोतहीन या खराब स्रोत वाली है, उसे तुरंत हटा दिया जाना चाहिए। स्रोत खोजें: केट डेल कैस्टिलो, समाचार, समाचार पत्र, पुस्तकें, विद्वान जस्टोर। अक्टूबर 2022 जाने कि इस संदेश को कैसे और कब हटाया जाए। 2015 मियामी फिल्म फेस्टिवल में केट। पतली परत। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1978 अबाजो। 1990 अंतिम पलायन बारबरा। 1997 यौन शिक्षा और शिक्षा एना। रिक्लूसोरियो एस्ट्रेला उरीबे खंड, संग्रे एंट्रे मुजेरेस। 2004 अवसर की चेतावनी अमेंडा। 2005 अमेरिकी वीजा ब्लैंका। 2006 बॉर्डर टाउन एलेना डियाज। नींबू नमकीन प्यार इसाबेला ट्राइबेल। 2007 एल प्रीसियो डेला इनोसेंसिया बटा व्यापार लौरा। द ब्लैक पिंपरनेल कॉन्सुएलो फुएंटेस। उसी चांद के नीचे रोसारियो रेयस। 2008 जूलिया एलेना। बुरे लोग जेना। 2009 जीवन के लिए तैयार एस्थर। 2011 पुरुषों के बिना क्लियोटिल्डे हुआनिसो। 2012 कोलोसियो एल एसेसिनाटो वेरोनिका के 11 कातर। 2013 स्पेनिश हार्लेम में एक चमत्कार ईवा। 2014 जीवन की पुस्तक ला मुएर्टे आवाज। कोई अच्छा काम नहीं एलेक्सिस। पॉपकॉर्न क्रॉनिकल्स केट बटा रोसारियो। आगंतुक एना। 2015 33 कैटी वाल्डिविया डी सेपुल्वेदा। 2016 एल अमेरिकानो द मूवी राइतो आवाज। 2018 नीना के बारे में सब कुछ छील। इस स्पेनिश नाम में पहला या पैतृक परिवार का नाम सेलिनास है और दूसरा या मातृ परिवार का नाम लोजानो है। कार्मेन सेलिनास। सेलिनास सी 1956। जन्म कार्मेन सालिनास लोजानो। 5 अक्टूबर 1939। टोरेओन, कोआहुइला, मेक्सिको। मृत 9 दिसंबर 2021। आयु 82। 1 कुआउतेमोक, मेक्सिको सिटी, मेक्सिको। दफन स्थान स्पेनिश पैंथियन, मेक्सिको सिटी। 2 व्यवसाय अभिनेत्री,
पीआरआई संघीय विधायक। सक्रिय वर्ष 1954 से 2021। राजनीतिक दल संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी। जीवनसाथी पेद्रो प्लासेंसिया रामिरेज। मृत्यु 1956। मृत्यु 1979। 3 बच्चे 2। अभिभावक जॉर्ज पेरेज तेजादा सालिनास, कार्मेन लोजानो विरामोंटेस। कार्मेन सेलिनास लोजानो 5 अक्टूबर 1939, 9 दिसंबर 2021, एक मैक्सिकन अभिनेत्री, प्रभाववादी, हास्य अभिनेता, राजनीतिज्ञ और थिएटर उद्यमी थी। राजनीतिज्ञ के रूप में अपने बाद के करियर के दौरान वह संस्थागत क्रांतिकारी पार्टी पीआरआई से जुड़ी रहीं। 4-5 वह 115 फिल्मों, 70 थिएटर कार्यों, 23 सोप ओपेरा और 9 टेलीविजन श्रृंखलाओं में दिखाई दी। 6 जिंदगी। सेलिनास का जन्म 1939 में जॉर्ज पेरेज तेजादा सेलिनास और कार्मेन लोजानो विरामोंटेस की पुत्री के रूप में हुआ था। उन्होंने 1964 में अर्नेस्टो अलोंसो के निर्देशन में टेलीविजन पर अपनी शुरुआत की और ला वेसिंडाड, द नेबरहुड, ला फ्रोंटेरा, द बॉर्डर और एल चोफर, द चौफर जैसे शो में दिखाई दी। 7 वह नाटकों, 110 से अधिक फिल्मों, 8 और 30 से अधिक टेलीविजन शो में भी दिखाई दी। 8 उन्होंने डेनिजल वॉशिंगटन, मैन ऑन फायर में और जुआन ओसोरियो सहित अभिनेताओं और निर्माताओं के साथ काम किया। 7 सेलिनास की अन्य सफल परियोजनाओं में उनका टूरिंग म्यूजिकल एवेंचुरेरा शामिल था। 8 1956 में सेलिनास और पेद्रो प्लासेंसिया को एक पुत्र का जन्म हुआ, जिसका नाम पेद्रो प्लासेंसिया सेलिनास था। उन्होंने संगीत की रचना की है, जिसमें नेकाक्सा फुटबॉल क्लब और टेलीविसा के समाचार प्रसारण नोटिसियस ईसीओ और 24 होरास के लिए उल्लेखनीय रचनाएं शामिल है। 9 प्लासेंसिया सेलिनास की 19 अप्रैल 1994 को कैंसर से मृत्यु हो गई। 9 11 नवंबर 2021 को सेलिनास को उच्च रक्तचाप के कारण मस्तिष्क रक्तस्राव हुआ, जिसके कारण वह कोमा में चली गईं। सेलिनास को कभी होश नहीं आया और 9 दिसंबर 2021 को 82 वर्ष की आयु में मैक्सिको सिटी में उनकी मृत्यु हो गई। 10 राजनीतिक और विधायी कैरियर। 2017 में सेलिनास। मार्च 2015 में एल यूनिवर्सल के साथ आयोजित एक साक्षात्कार में सेलिनास ने कहा कि वह तब से ही पीआरआई की सदस्य है जब से उनके पास तर्क का उपयोग हुआ है। 11 2015 में पीआरआई ने चौथे चुनावी क्षेत्र से चुनाव के लिए सेलिनास को अपनी आनुपातिक प्रतिनिधित्व सूची में रखा, जिससे उन्हें मैक्सिकन कांग्रेस के लक्ष्य विधानमंडल के लिए चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज में एक सीट जीतने में मदद मिली। सेलिनास ने लैंगिक समानता, रेडियो और टेलीविजन तथा स्वास्थ्य आयोगों में कार्य किया। 12 सेलिनास, जिन्होंने केवल प्राथमिक विद्यालय पूरा किया था, विधायिका में सभी प्रतिनिधियों में सबसे कम शैक्षिक स्तर के थे। 13 फिल्मोग्राफी। यह अनुभाग को सत्यापन के लिए अतिरिक्त प्रशंसा पत्र की जरूरत है। कृपया इस अनुभाग में विश्वसनीय स्रोतों के उद्धरण जोड़कर इस लेख को बेहतर बनाने में सहायता करें। बिना सूत्रों की सामग्री को चुनौती देकर हटाया जा सकता है। दिसंबर 2021। जाने कैसे और कब हटाएं यह मैसेज। पतली परत। सेलिनास, सी। 1960 का दशक। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स। 1967 पिटो पेरेज का बेकार जीवन पहली फिल्म। 1972 लेडी मैकाब्रे लुसिला। 1972 कुंवारियों का कोना पंचा फ्रेगोसो। 1973 शैतान का साक्षात स्वरूप सौभाग्यपूर्ण। 1974 इंस्पेक्टर अंडरपेंट श्रीमती एमे। 1974 टिवोली बैज। 1975 रात की सुंदरता कॉर्कस क्रू। 1975 जीवित शक्तियां श्रीमती हॉर्टेंसिया। 1975 मैक्सिकन डबल डीलर। 1976 बचाव के लिए पतंगा सौभाग्यपूर्ण। 1977 डिप्टी की राख डोरोटिया। 1977 द फाइल गर्ल्स ब्यूटीज ऑफ द नाइट पार्ट टू कॉर्कस क्रू। 1978 बिना सीमा का स्थान लुसी।
1978 कार्निवल नाइट्स, 1978 ग्रीन कार्ड, 1979 पॉकेट मार रोती हुई महिला, 1979 प्यार करने वाले, 1979 मध्यरात्रि गुड़िया। यूजेनियो गोंजालेज डेरबेज, एक स्पेनिश, EWXENJOEES, जन्म 2 सितंबर 1961, 2, एक मैक्सिकन अभिनेता और हास्य अभिनेता है। वह कई फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में नजर आ चुके हैं, जिनमें द बुक ऑफ लाइफ, द एंग्री बर्ड्स मूवी 2 और कोड़ा शामिल है। 2010 के दशक में वह कई अमेरिकी फिल्मों और टेलीविजन सीरीज में दिखाई दिए, जैसे कि जैक एंड जिल, गर्ल इन प्रोग्रेस, रॉब और मिरेकल्स फ्रॉम हेवन। डरबेज ने अमेरिकी फिल्मों के स्पेनिश संस्करणों में कई पात्रों के लिए स्पेनिश डब प्रदान किए, जिनमें डूलिटल, मुलान, 102 डाल्मेशियन और श्रेक फ्रैचाइज शामिल है। प्रारंभिक जीवन। डेरबेज का जन्म और पालन पोषण मेक्सिको सिटी में हुआ और उन्होंने कम उम्र में ही अभिनय में रुचि दिखाई। 12 साल की उम्र में उन्हें सोप ओपेरा में एक्स्ट्रा के रूप में पहली भूमिका मिली। उन्होंने 1997 में नो टेंगो माद्रे नामक एक मैक्सिकन सोप ओपेरा के साथ निर्देशन की शुरुआत की। आजीविका। 1980 के दशक। 1980 के दशक की शुरुआत में डेरबेज मैक्सिकन टेलीविजन शो कैचुन कैचुन रारा में नियमित रूप से शामिल होते थे। उन्होंने बच्चों के टेलीविजन शो एन फमिलिया कॉन चैबेलो में भी भाग लिया। उद्धरण की आवश्यकता। 1988 में उन्हें अपना पहला आवर्ती टेलीविजन स्थान मिला जब उन्होंने एनाबेल नामक एक कॉमेडी शो में कई भूमिकाएं निभाईं। 1990 के दशक। 1990 के दशक में डेरबेज फिल्में बनाते रहे। 1992 में उन्होंने वैरायटी शो अल डेरेचो वाई अल डेरबेज की मेजबानी शुरू की। उद्धरण आवश्यक। 1997 में डरबेज ने नो टेंगो माद्रे नामक सोप ओपेरा में अपने निर्देशन की शुरुआत की। 1999 में डरबेज ने एक कॉमेडी शो डरबेज एन क्वांडो शुरू किया। डरबेज 2000 में कैरिटा डे एंजेल में दिखाई दिए। उन्होंने उस वर्ष कॉम्प्लिसेस अल रेस्केट, ए कॉम्प्लिसेस टू द रेस्क्यू में भी अभिनय किया। 2003 में उन्होंने XHDRBZ नामक एक टेलीविजन श्रृंखला का निर्माण किया। बाद में उन्होंने हॉस्पिटल एल पैसा, कंट्रीमेन हॉस्पिटल, वेसिनोस, नेबर्स और 2009 में एला सन ला एलेग्रिया डेल होगर का निर्माण किया। वह ला फैमिलिया पी लुचे में अग्रणी व्यक्ति थे। प्रशस्ति पत्र आवश्यक। डेरबेज उन कुछ मैक्सिकन अभिनेताओं में से एक है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मान्यता अर्जित करने के साथ साथ वाणिज्यिक अमेरिकी फिल्मों में भी अभिनय किया है। उद्धरण वांछित। डेरबेज कई सफल और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में दिखाई दिए हैं, जिनमें संग्रे डेमी संग्रे शामिल है, जिसने 2007 में सनडांस में ग्रैंड जूरी पुरस्कार जीता, और उनकी पहली गैर कॉमेडी फिल्म इंडी स्मैश हिट ला मिस्मा लूना, अंग्रेजी में अंडर द सेम मून के रूप में रिलीज, पेट्रिसिया रिगेन द्वारा निर्देशित, एड्रियन अलोंसो और केट डेल कैस्टिलो के साथ। उद्धरण आवश्यक। -2002 में डरबेज और फ्लोरिंडा मेजा ने मिलकर XHDRBZ नामक एक सिटकॉम बनाया, जो एक निर्माता के रूप में उनकी पहली फिल्म थी। 2002 में ही डरबेज ने पारिवारिक सिटकॉम ला फमिलिया पी लूचे का सहनिर्माण, सहनिर्देशन और अभिनय किया, जिससे डरबेज को मैक्सिकन और लैटिन समुदाय के बीच और अधिक पहचान मिली। 2010 के दशक। 2011 में डरबेज ने एडम सैंडलर की जैक एंड जिल में एडम सैंडलर, केटी होम्स और अल पैचिनो के साथ फेलिप की भूमिका निभाई। उन्होंने ईवा मेंडेस के साथ गर्ल इन प्रोग्रेस में भी अभिनय किया, जिसे पेट्रिसिया रिगेन ने भी निर्देशित किया था। यूजेनियो ने CBS सिटकॉम रॉब और ब्रॉडवे पर हेलेन हेस थिएटर में लैटिनोलॉग्स में भी अभिनय किया। उद्धरण वांछित। डरबेज ने सोनी के मिरेकल्स फ्रॉम हेवन में जेनिफर गार्नर, पेट्रिसिया रिगेन द्वारा निर्देशित, के साथ अभिनय किया, और उन्होंने जुआन जे
कैम्पानेला द्वारा निर्देशित एनिमेटेड फीचर अंडरडॉग्स में रिको की भूमिका को आवाज दी। 2013 में डर्बेज ने इंस्ट्रक्शंस नॉट इंक्लूडेड 3 में अभिनय किया और निर्देशन किया, जो अमेरिका और दुनिया भर में सबसे सफल स्पेनिश भाषा की फिल्म थी, जिसने कई बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ते हुए $100 मिलियन से अधिक की कमाई की। स्पेनिश भाषा की कॉमेडी ड्रामा अमेरिका में आश्चर्यजनक रूप से $44 मिलियन की हिट बन गई और मैक्सिको में साल की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म $46 मिलियन बन गई। केवल डेस्पिकेबल मी और आयरन मैन सीक्वल ने इससे बेहतर प्रदर्शन किया। 4. 2016 में डर्बेज ने लायंसगेट पेंटेलियन फीचर हाउ टू बी ए लैटिन लवर का निर्माण पूरा किया, जिसमें उन्होंने सल्मा हायेक, रॉब लोवे, क्रिस्टन बेल, रेकल वेल्च, रॉब रिगल, लिंडा लेविन और रॉब ह्यूबेल के साथ अभिनय किया। इसे क्रिस स्पेन और जॉन जैक ने लिखा था और केन मैरिनो ने निर्देशित किया था। डर्बेज और उनके निर्माता भागीदार बेन ओडेल द्वारा निर्मित यह फिल्म अमेरिका में 28 अप्रैल 2017 को और मैक्सिको में 5 मई 2017 को रिलीज हुई थी। उद्धरण वांछित 2020 का दशक। डर्बेज निर्माता बेन ओडेल के साथ 3 पैस स्टूडियो के साझेदार है। 5-6 2021 में 3 पैस स्टूडियो के माध्यम से उन्होंने यूनिविजन के साथ एक फर्स्ट लुक डील पर हस्ताक्षर किए। 7 और वह और ओडेल 2021 की टेलीविजन सीरीज अकापुल्को के 3 पैस स्टूडियो की ओर से कार्यकारी निर्माता थे, जिसमें डर्बेज ने अभिनय किया था। 6 वह अकादमी पुरस्कार विजेता एप्पल टीवी प्लस फिल्म कोडा में दिखाई दिए, जिसने उन्हें बाकी कलाकारों के साथ मोशन पिक्चर में एक कलाकार द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड दिलाया। 2022 में उन्होंने एंटोनियो फ्लोर्स के रूप में फिल्म द वैलेट में मुख्य किरदार के रूप में शुरुआत की और अंतर्राष्ट्रीय बेस्टसेलिंग पुस्तक अरस्तू और डाटे डिस्कवर द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स पर आधारित फिल्म में भाग लेंगे। सार्वजनिक छवि। यूजेनियो डर्बेज मेक्सिको के सबसे सफल हास्य अभिनेताओं और निर्देशकों में से एक है। उन्हें 2014 में वैराइटी द्वारा दुनिया के एक सबसे प्रभावशाली लैटिन अमेरिकी पुरुष के रूप में मान्यता दी गई थी। 10 मार्च 2016 को डर्बेज ने हॉलीवुड के वॉक ऑफ फेम पर अपने स्टार का अनावरण किया। समारोह में हजारों प्रशंसकों ने भाग लिया। 8 2014 में इंस्ट्रक्शंस नॉट इंक्लूडेड की सफलता के बाद डर्बेज ने पूर्व पेंटेलियन प्रोडक्शन प्रेसिडेंट बेंजामिन ओडेल के साथ साझेदारी करके लॉस एंजिल्स में अपनी फिल्म निर्माण कंपनी 3 पास स्टूडियोज की स्थापना की। व्यक्तिगत जीवन। डर्बेज का जन्म मेक्सिको सिटी में हुआ था। वह अभिनेत्री सिल्विया डर्बेज और प्रचारक यूजेनियो गोंजालेज सालास के बेटे थे। यूजेनियो अपने परिवार के साथ लॉस एंजिल्स में रहता है। डर्बेज का विवाह अभिनेत्री, मॉडल और पूर्व सेंटिडोस ओपुएस्टोस गायिका एलेसेंड्रा रोसाल्डो से हुआ है। 9 वह मैक्सिकन हास्य अभिनेत्री एस्लिन डर्बेज, उनकी मां गैब्रिएला मिशेल है। मैक्सिकन अभिनेता और गायक वधिर डर्बेज, उनकी मां सिल्वाना प्रिंस है। मैक्सिकन अभिनेता जोस एडुआर्डो डर्बेज, उनकी मां अभिनेत्री विक्टोरिया रफो है और एटाना डर्बेज, उनकी मां एलेसे मारिया डे लूर्डेस रोजो ई इंचास्टेगुई, जिन्हें आमतौर पर मारिया रोजो स्पेनिश उच्चारण MAI.ROXO जन्म 15 अगस्त 1943 के नाम से जाना जाता है, एक मैक्सिकन अभिनेत्री और राजनीतिज्ञ है। वह मैक्सिकन कांग्रेस के ऊपरी सदन में गणराज्य की सीनेटर थीं। उन्होंने मैक्सिकन सिनेमा के स्वर्ण युग के दौरान शुरुआत की। उन्होंने सफल मैक्सिकन फिल्मों में भाग लिया है, जैसे रोजो अमानेसेर, एल कैलेजोन डे लॉस मिलग्रोस और एल इन्फिर्नो, और टेलीनोवेलस जैसे अल्बोरारा, मनाना एस पैरा सिएम्प्रे, कोराजोन साल्वाजे, एक और हस्ता एल फिन डेल मुंडोत। प्रारंभिक जीवन और कैरियर। अधिक जानकारी। मारिया रोजो फिल्मोग्राफी। मारिया रोजो का जन्म 15 अगस्त 1943 को मैक्सिको सिटी में हुआ था। उन्होंने 8 साल की उम्र में एनरिक अलोंसो कैचिरुलो के साथ टीट्रो फैंटास्टिको कार्यक्रम में अपना कलात्मक करियर शुरू किया। 1955 में ला माला से मिला,
और एक जामेन डे मुएर्टोस जैसे कई नाटकों में अभिनय करने के बाद उन्होंने 1956 में 13 साल की उम्र में बेसोस प्रोहिबिडोस फिल्म से अपना फिल्मी करियर शुरू किया। 2. फिल्म अभिनेत्री के रूप में उनका करियर उत्कृष्ट है और उन्होंने कई सफल टेलीनोवेलस और थिएटर प्रस्तुतियों में भी अभिनय किया है। 2. उनकी पहली अभिनीत भूमिका 1975 में फिल्म एल अपांडो तो में थी। वहां से उन्होंने 70 से अधिक प्रस्तुतियों में काम किया है और मैक्सिकन सिनेमा की सबसे महत्वपूर्ण अभिनेत्रियों में से एक बन गई है। 3. उनकी सबसे अधिक पहचानी जाने वाली प्रस्तुतियां रोजो अमानेसेर, डेंजोन, लातारिया, एल कैलेजोन डे लॉस मिलग्रोस, सलोन मेक्सिको, कॉन्फिडेंसियास, डे नोचे वियेंस एस्मेराल्डा, क्रोनिका डे अन डेसायुनो, एस 3 और एल इन्फिर्नो फिल्मों में थीं। 4. उन्होंने 1990 में सफल टेलीनोवेलस क्वांडो लेलेगा एल अमोर में भी भाग लिया। ला एंटोर्चा एनसेंडिरा 1996 में, जिसमें उन्होंने जोसेफा ओर्टिज डी डोमिंगुएज की भूमिका निभाई। तेसिगो अमांडो तो 1996 में, अल्बोरारा 2005 से 2006 में, मनाना एस पैरा सिएम्प्रे 2008 से 2009 में और हाल ही में कोराजोन साल्वाजे में 2009 से 2010 और 2014 में टेलीनोवेला में वापसी। हस्ता एल फिन डेल मुंडो ने मैक्सिकन टीवी श्रृंखला में भी भाग लिया जैसे 2008 टुरे में मुजेरेस असेसिनास और 2010 में ग्रिटोस डी मुएर्टेवाई लिबर्टाड ईएस, साथ ही कई थिएटर नाटकों में भी। राजनीतिक कैरियर। मारिया रोजो 1997 से 2000 के दौरान कांग्रेस के एलवीआई विधानमंडल के निचले सदन में संघीय डिप्टी थीं। 5. 1 अक्टूबर 2000 को उन्होंने मेक्सिको सिटी में कोयोआकेन के बोरो प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल शुरू किया। उन्होंने संघीय जिले मेक्सिको सिटी में विधानमंडल की विधानसभा में एक पद के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए 4 अप्रैल 2003 को पद छोड़ दिया। 1 सितंबर 2006 को उन्होंने 2006 से 2012 की अवधि के लिए मैक्सिकन कांग्रेस के ऊपरी सदन में रिपब्लिक के सीनेटर के रूप में पदभार संभाला। उन्होंने संस्कृति संबंधी समिति की अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। 6. संदर्भ। विशिष्ट। अल्मारा की फिल्मों में नशीली दवाओं की तस्करी और हिंसा के विषय शामिल रहे। उन्होंने 2006 की फिल्म बाजोला मिस्मा लूना में एक गॉडफादर की भूमिका निभाई। यह फिल्म एक ऐसे लड़के के बारे में है जो अपनी मां से मिलने के लिए मैक्सिकन अमेरिकी सीमा पार करता है। जनवरी 2007 से फिल्म का नाम बदलकर ला मिस्मा लूना कर दिया गया और आधिकारिक तौर पर इसे मैक्सिको में 7 सितंबर 2007 को तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में 28 सितंबर 2007 को रिलीज किया गया। 2008 में अल्मारा ने मैक्सिकन टेलीविजन श्रृंखला एल पेंटेरा के दूसरे सीजन के दौरान डॉन अल्माग्रो की भूमिका निभाते हुए एक माध्यमिक भूमिका निभाई। 2010 में वह लुइस एस्ट्राडा द्वारा निर्मित नार्को व्यंग्य एल इम्फिर्नो में दिखाई दिए। उन्होंने एल टेक्सानो नामक ड्रग तस्कर की भूमिका निभाई, जो हाईलैंड के मादक पदार्थ उत्पादकों और जोस रेस के लोगों के बीच मध्यस्थ था। माफिया से संबंधित फिल्मों से भरे उनके करियर में यह उनके लिए एक असामान्य भूमिका है, जहां वे अक्सर एक ईमानदार पुलिस अधिकारी या एक शांतिपूर्ण नागरिक की भूमिका निभाते हैं जो बदला लेना चाहता है। मौत। 4 अक्टूबर 2016 को 94 वर्ष की आयु में अल्मारा का नींद में ही निधन हो गया। पुरस्कार। रजत देवी वर्ष वर्ग पतली परत परिणाम 1968 वर्ष का नवागंतुक सब कुछ व्यर्थ विजेता 1969 सर्वश्रेष्ठ सहभिनीत अभिनेता टुनको मैक्लोवियो विजेता एरियल पुरस्कार वर्ष वर्ग पतली परत परिणाम 1987 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चिदो गुआन सुनहरे टैकोस मनोनीत 1984 सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ब्लैक विडो मनोनीत 1980 सर्वश्रेष्ठ मैक्सिकन अभिनेता चयनित फिल्मोग्राफी नरक 2010 वही चांद 2007 द चार्रो जुआरेज 2007 वन ऑफ बुलेट्स 2005
द गोल्डन फिंगर्स 2004, तियानगुइस, सिटी रेट्स 2003, नाइट ऑफ द वॉरियर्स 2002, मेरी गेंदें अच्छी तरह रखी गई है 2002, द हॉक ऑफ द सिएरा 2002, कोलंबियन प्लेन 2002, मारियो अल्मारा ओटेरो 7 जनवरी 1922, 4 अक्टूबर 2016, एक मैक्सिकन अभिनेता थे जिनका करियर 7 दशकों से अधिक समय तक चला। वह 300 से अधिक फिल्मों में दिखाई दिए। वह शहरी पश्चिमी फिल्मों, नार्को फिल्मों और एक्शन फिल्मों में अपनी भूमिकाओं के लिए जाने जाते थे। वह अभिनेता फर्नांडो अल्मारा के भाई थे। जीवनी अल्मारा का जन्म हुआ ताबाम्पो, सोनोरा में हुआ था। अभिनय के अलावा वह निर्देशक, लेखक और फिल्म निर्माता भी थे। उन्होंने 1930 के दशक में मेक्सिको में अपना कलात्मक करियर शुरू किया। उन्होंने 200 से अधिक फिल्मों में काम किया है, जिनमें से उनकी पहली फिल्म 1935 में आई मैड्रे क्वेरिरा थी। इस फिल्म में उन्होंने अपने भाई फर्नांडो के साथ बच्चों के रूप में एक अतिरिक्त कलाकार के रूप में अभिनय किया था। कुछ दशकों बाद तक वह किसी अन्य फिल्म में नहीं दिखाई दिए। अल्मारा अपने गृह नगर हुआताबाम्पो से सिउदाद ओब्रेगोन और फिर ग्वाडलजारा, जलिस्को चले गए, जहां वे कई वर्षों तक रहे। उसके बाद वे मैक्सिको सिटी में बस गए। अल्मारा का जन्म फिल्म उद्योग से जुड़े एक परिवार में हुआ था और उन्हें कम उम्र से ही फिल्म शूटिंग का शौक था, और जब वे मैक्सिको सिटी चले गए तो उन्होंने कैबरे मास्टर नामक एक नाइट क्लब में काम करना शुरू कर दिया, जो उनके पिता का था। जब उनके भाई फर्नांडो ने अभिनय करने का फैसला किया तो मारियो ने फिल्म निर्माता बनने का फैसला किया। उन्होंने 1963 में अपनी पहली फिल्म की पटकथा लिखी थी। अल्मारा बंधुओं की अपनी पारिवारिक प्रोडक्शन कंपनी थी, जो अंततः लाभ की कमी से उत्पन्न वित्तीय परेशानियों के कारण भंग हो गई। 1965 में मारियो ने लॉस जिनेटेस डे ला ब्रूजा फिल्म में ब्रूनो रे की भूमिका निभाई, जिसे अल्मारा भाइयों ने निर्मित किया और फर्नांडो ने नायक की भूमिका निभाई। शूटिंग के दौरान रे घायल हो गया और मारियो उसकी जगह लेने के लिए सहमत हो गया। दशक के अंत में मारियो और फर्नांडो एमिलियानो ज़पाटा जैसी पश्चिमी फिल्मों में नायक के रूप में शुरुआत कर रहे थे। अगले वर्ष 1969 मारियो ने जूलियो ए लेमन के साथ नायक के रूप में अभिनय किया। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति, टुनको मैक्लोवियो के बारे में है, जो अपने दोस्त जुआन मारिस्कल के भूत से परेशान है, जिसकी मृत्यु 15 वर्ष की आयु में टुनको मैक्लोवियो द्वारा की गई आकस्मिक गोली से हो गई थी। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहअभिनीत अभिनेता के रूप में डायोसा डे प्लाटा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद अल्मारा ने डॉज ईयर्स, दैट्स व्हाई, एसेसिन हंटर, द कर्स्ड पोर्ट, द ब्लैक विडो, डिवाइन वर्ड्स, द वैली ऑफ द मिजरेबल्स आदि फिल्मों का फिल्मांकन किया। वह ला व्यूरा नेग्रा के साथ लौटे और अपने प्रदर्शन के लिए एरियल के लिए नामांकित हुए। 3 हालांकि एरियल की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार 4 यह नामांकन 1984 तक नहीं किया गया था। हालांकि ला व्यूरा नेग्रा 1977 में रिलीज हुई थी। 1970 के दशक में अल्मारा ने विभिन्न प्रकार और शैलियों की अनेक फिल्मों पर काम किया। ऐसे भी समय आए जब मैक्सिकन सिनेमा को नए रास्ते तलाशने के लिए मजबूर होना पड़ा। निजी फिल्म निर्माण लगभग लुप्त हो गया और प्रगतिशील हो गया या बनने का इरादा रखता है। यह परिवर्तन का समय था जिसमें अल्मारा बहुमुखी प्रतिभा वाले अभिनेता के रूप में फिल्म में अपनी जगह सुरक्षित करना चाहते थे। उन्होंने वेस्टर्न द डजन डैम्ड 1972 के साथ काम किया, ऐतिहासिक पुनर्निर्माण वे वर्ष 1972, एस्केटोलॉजी टेप और अलार्मिज्म द आइलैंड ऑफ लोनली मैन 1973, दूसरे संस्करण में द अपरूटेड 1975, गिलबर्टो गैज़कॉन की इसी नाम की फिल्म पर आधारित 1958। वह विसेंट फर्नांडीज, एल अरकादास 1977 के साथ सहकलाकार बनने के लिए सहमत हुए। ड्रग तस्करी आधारित फिल्मों में द रेड कार गैंग 1976, साहित्यिक रूपांतरों में दिविनास पलाब्रास 1977, रंचेरा मेलोड्रामा मारियाची
1976 और शहरी मेलोड्रामा पैरा उस्तेद जेफा 1979। 5. 3. उनकी 200 से अधिक फिल्मों में धर्मी बदला का विषय कुछ ऐसा है जो निरंतर बना रहता है, और विशेष रूप से पेड्रो गैलिंडो द्वारा निर्देशित फिल्मों जैसे लॉस दे साल्माडोस 1970 में, मरने के लिए सभी क्षितिज 1970, द डेविल्स गनसलिंगर 1973। 1981 में उन्होंने जोस लुइस उर्कीटा द्वारा निर्देशित कैचडोर डी एसेसिनोस के साथ इस प्रवृत्ति को मजबूत किया, जो कि कैडेट्स डी लिनारेस बैंड के इसी नाम के गाथागीत पर आधारित है। 3. 1970 के दशक के दौरान अल्मारा की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर सफल रहीं। हालांकि इस दशक में उन्होंने नायक काउबॉय की अपनी सामान्य भूमिका को शहरी एक्शन फिल्मों में एक आवर्ती खलनायक में बदल दिया, जिसमें रोजेलियो गुएरा और योलांडा लिवाना के साथ पेयोर क्यू लास फिएरास में प्रमुख भूमिका निभाई। इसके अलावा 1960 के दशक के अंत की तरह उन्होंने एक और परिवर्तन किया, क्योंकि 1980 के दशक के दौरान उन्होंने अपनी कई फिल्मों में अपने भाई के बिना अभिनय करना शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने अन्य विषयों पर आधारित फिल्मों पर भी काम किया, जैसे ला व्यूरा नेग्रा 1977 और ला फुगा डेल रोजो 1982। अल्मारा ने स्वीकार किया कि अपने काम से संतुष्ट होना कठिन है, और आप हमेशा आशा करते हैं कि अगली फिल्म बेहतर होगी, भले ही लोग एक्शन की मांग कर रहे हों। मैंने डिविनास पलाब्रास और ला इंडिया जैसी अन्य शैली की फिल्में बनाई और वे सफल नहीं रहीं। लोग उन्हें देखने नहीं गए, वे एक्शन पसंद करते हैं और इसी वजह से उद्योग कायम है। अपने काम से संतुष्ट होना मुश्किल है, और आप हमेशा उम्मीद करते हैं कि अगली फिल्म बेहतर होगी, लेकिन लोग एक्शन चाहते हैं। मैंने अन्य शैलियों में फिल्में बनाई जैसे कि डिविनास पलाब्रास, ला इंडिया, और वे सफल नहीं हुईं। लोग उन्हें देखने नहीं गए, वे एक्शन पसंद करते हैं, और इसने उद्योग को बनाए रखा है। 3. 1987 में उन्हें दूसरी बार एरियल के लिए नामांकित किया गया। फिल्म टैकोस डी ओरो में चिदो गुआन के रूप में उनकी भूमिका के लिए एक फुटबॉल टीम की कहानी जो चिदो गुआन, अल्मारा द्वारा जीत में मदद किए जाने तक हारने वाली थी। पुनः फिल्म की शूटिंग 1985 में हुई, लेकिन मैक्सिकन एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज ने 1987 तक फिल्म को नामांकित नहीं किया। 1990 में अल्मारा ने लॉस टाइग्रेस डेल नोर्टे के साथ फिर से फिल्म ला कैमियोनेटा ग्रिस में सहयोग किया। इससे पहले 1978 में अल्मारा ने अपने भाई फर्नांडो के साथ मिलकर पेड्रो इन्फेंट जूनियर के साथ फिल्म ला बांडा डेल कैरो रोजो में बैंड के साथ सहयोग किया था। 1997 से 2001 तक उन्होंने ग्रुपो एक्सटरमिंडोर एल्बम नार्को कॉरिडोस 2 इंच में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जहां वे कवर पर दिखाई दिए और एल्बम के अधिकांश गानों के लिए संवाद भी लिखे। 1997 के एल्बम एल चिली पेलाइज में वह पुनः कवर पर दिखाई दिए। 1999 में उन्होंने कॉन्ट्राबांडो एन लॉस ह्यूवोस ट्रैक के लिए संवाद तैयार किए और उस वीडियो में भाग लिया जिसे एसीटी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था, और बैंड के लिए उनकी अंतिम उपस्थिति एल्बम रियूनियन डी पेरोन्स में थी, जहां वे अन्य मैक्सिकन अभिनेताओं के साथ दिखाई दिए थे। मोशन पिक्चर उद्योग में उनके योगदान के लिए अल्मारा को मैक्सिको सिटी के पासेओ डे लास लुमिनारियास में शामिल किया गया है। तो दोस्तों ये जो मूवी है 18 फरवरी 2021 को एशिया में 31 से रिलीज़ की गई थी और 111 मिनट टोटल इसके रनिंग लेंथ है। साथ ही साथ बजट की बात की जाए तो लगभग 7.7 मिलियन का इसका बजट था। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन इसने 19 मिलियन का किया था। तो ये सुपर डुपर हिट मूवी रही थी। बाकी मैंने इसकी पूरी डिटेल आपको बता दी है। यदि वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।